हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, जहां रेगुलर गाइडेंस और बाकी जितनी भी चीजें हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, या आपके लक्ष्य को, आपके एम को, आपके करियर का जो गोल है आपने डिसाइड किया है उसके लिए लगातार हम लोग तत्पर रहते हैं। तो एक बार फिर से अपने एक नए सेगमेंट पे, जहां आपको हम मिलवाते हैं उन सभी छात्रों से जो अपने पिछले एग्जाम्स में या उनका जो करियर गोल है उसमें जिन्होंने सफलता पाई है। तो अक्सर मैं बाकी हमारी टीम जो है या मैं इंटरव्यूज के जरिए उन बच्चों से आपसे रूबरू कराता हूँ, उनकी जो जर्नी रही है उसके बारे में आपसे अवगत कराता हूँ, ताकि आपको आपकी अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में, आपके लक्ष्य तक पहुंचने की जो संघर्ष है आपका, जो उसमें कहीं ना कहीं उनके जो संघर्ष है, उनकी जो यात्रा है, उसका कुछ हिस्सा आपके लिए काम अगर आ जाए तो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो मेरे साथ आज है इक्षिता। स्वागत है इक्षिता आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। इक्षिता, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना बैकग्राउंड क्या है, आपने अपना जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से किया, इसके बारे में बच्चों को बताएं। हेलो एवरीवन, आई एम इक्षिता चौरसिया। आई एम फ्रॉम राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन राजगढ़ से किया है। स्कूल मैंने अपना केवी राजगढ़ से किया है और मैंने अपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया है और अभी मैं बीएड कर रही हूँ इन 4th सेमेस्टर। ओके, सो बीएड इक्षिता का परसुइंग है कि बीएड अभी परसुइंग है आपका 4th सेमेस्टर? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो बीएड परसुइंग ही है। बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो अभी बीएड परसुइंग में हैं और जो एग्जाम, कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि सर अभी तो हमारा बीएड चल ही रहा है, या अभी लास्ट सेमेस्टर है, या अभी एडमिशन लिया है, क्या अभी मैं अपीयर हो सकता हूँ? तो इक्षिता, जरा मेरे बच्चों को थोड़ा सा एक बार अवगत कराइए कि आपने अभी जो एग्जाम दिया है अपीयरिंग में दिया है, तो क्या अभी अपीयरिंग में भी किस एग्जाम में या बाकी जो और एग्जाम्स है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस सर, अपीयरिंग अलाउड है सीटेट में। तो मतलब अगर आप 1st सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल। तो जो छात्र अभी, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ वीडियोस में अपने क्लासेस में, कि जो छात्र जो अभी अपीयरिंग में है, एटलीस्ट कम से कम आप जब एक बार अपीयर होते हो एग्जाम में तो आपको एक आइडिया लगता है कि पेपर क्या है, कैसा है और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में एक नॉलेज मिलती है। तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ चिता कि आप भले ही अपीयरिंग में हो, लेकिन एक बार एग्जाम दे के जरूर देखना चाहिए। एग्जाम में अपीयर हो जाओ, फॉर्म फिल करो और उसके बाद फिर आप एग्जाम्स के लिए एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। तो इक्षिता, आगे की जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपके नंबर्स मैंने देखे, काफी अच्छे नंबर आपने गेन किए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। तो फिलहाल ओवरऑल नंबर के बारे में अगर थोड़ा सा बात की जाए या सब्जेक्टिव नंबर के बात की जाए, तो आपने मैथ्स में 28 नंबर गेन किए हैं जैसा कि मैंने देखा। तो मैथ्स काफी अच्छी है आपकी, या फिर कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया आपने, कुछ नया स्ट्रेटजी लगाई आपने? नहीं सर, मैथ्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं। मैथ मतलब स्ट्रीम मैथ्स ही है, तो जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो किया, मतलब 6 to 8 की स्पेशली फिर से पढ़ी थी, तो वहां से काफी हेल्प मिली। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब लगाए तो उनसे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए। और मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस से ही हुआ जी। तो इक्षिता ने 2 चीजें पॉइंट आउट करी, एक तो इन्होंने कहा प्रीवियस ईयर पेपर और एक इन्होंने कहा एनसीईआरटी। तो अगर एनसीईआरटी हमें इक्षिता पढ़ना हो या बच्चों को पढ़ना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस क्लास से किस क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए हमें, और सब्जेक्ट कौन कौन से, मतलब किस सब्जेक्ट को हमें प्रेफर करना चाहिए सीटेट अगर हमें क्वालिफाई करना है? तो सेकंड पेपर के लिए 6 to 8 की सफिशिएंट है, मतलब 1 से ऊपर की पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6, 7, 8 की एनसीईआरटी। और फर्स्ट पेपर के लिए तो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब अगर आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट है तो उसमें अपने आप कवर हो ही जाएगा। और अगर आप सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए कर रहे हैं तो आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर सफिशिएंट है। हमने टेक्स्ट बुक का पास खरीदा था, तो उसमें काफी हेल्प मिला। मतलब उसके अगर आप पेपर्स लगाते हैं तो आई थिंक आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ, फर्स्ट पेपर के लिए एटलीस्ट। बहुत बढ़िया। तो एक चीज और है, कई सारे बच्चे हालांकि जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको तो इस बात का आइडिया होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इक्षिता ऐसे होते हैं जो अभी नए आए हैं, जिनको अभी लगता है कि हमें इस क्षेत्र में जाना है, जिन्होंने अपना करियर जो है वो टीचिंग लाइन में चूज किया है। तो हम आपसे एक पॉइंट ये भी जानना चाहेंगे साथ में, जैसे आपने अभी कहा कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, तो उन नए छात्रों के लिए जरा आप उन्हें इस चीज से बताएं, अवगत कराएं कि ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों है, क्या दोनों पेपर देने जरूरी है या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है? नहीं सर, अगर डीएलएड किया हुआ है तो उसके लिए सिर्फ आप फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल हैं। मतलब सिर्फ 1st to 5th को पढ़ाने के लिए फर्स्ट पेपर होता है और मिडिल मतलब 6 to 8 को पढ़ाना है तो उसके लिए सेकंड पेपर होता है।
ओके, मींस ये है जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कॉन्सेप्ट है, जो नए छात्र हैं हमारे जिनको ये गुत्थी नहीं समझ में आती सुलझती कि आखिर क्या करना है, तो अगर आपको 1 से लेकर 5 यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए आपको टीचर बन रहा है, यानी प्राइमरी लेवल का टीचर बन रहा है, तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो वहां पर आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना जरूरी है। आपको अक्षता कैसे लगा कि हमें टीचर ही बनना है? बाकी और भी से आपने कहा केवी से आपने पढ़ाई किया है, तो बाकी और भी बहुत सारे और भी करियर में एम जो गोल्स होते हैं हर बच्चे के, बहुत सारी चीजें, आपको टीचिंग में ही क्यों जाना है? ऐसा क्या है जो आपको मेस्मराइज करता है या फैसिनेट करता है? तो बचपन से था एम टीचर बनने का, मतलब मेरी मम्मी भी टीचर हैं। ओके। और जब मैं बहुत छोटी थी तो केवी में उन्होंने पढ़ाया, तो मैं उनके साथ कभी कभार जाती थी स्कूल में, तो वहीं से था, मतलब पसंद था, बस यही था मेरा एम कि केवी में टीचर बनना है। तो आपके इंस्पिरेशन का आधार मम्मी हैं? यस सर। फिर बड़े हुए तो अपने आप इंटरेस्ट आता गया टीचिंग में। मतलब मेरी एक छोटी सिस्टर है, तो बचपन से उसको पढ़ाती रही हूँ। मतलब उसने कोचिंग नहीं की, मैंने ही उसको पढ़ाया है, इंटरेस्ट था बचपन से। बहुत बढ़िया। मींस आपने टीचिंग का करियर चुन लिया है और इस तरफ आगे बढ़ने के लिए पहला जो सीढ़ी आपको वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना है, जो आपने अपीयर कर लिया है, उसमें अपीयरिंग में है। दूसरा सिस्टम आपका सेटअप होता है कि आप सीटेट, जैसे आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, या कुछ लोग एसटेट क्वालिफाई करते हैं या एसटेट में भी जाते हैं, उसके थ्रू भी जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अगर सीटेट की, तो अभी आपने बता दिया कि सीटेट में क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से हम जा सकते हैं, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें एग्जाम में देना है, वो क्या है? एक बार उनके बारे में भी जरा चर्चा कीजिएगा, और कैसे हम उन्हें पढ़ें, हर पर सब्जेक्ट हम कैसे तैयारी करें। एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, शुरुआत अगर हिंदी से कर लेते हैं हम लैंग्वेज के रूप में, तो कैसे तैयारी करें? सर जो पेपर 1 है, मतलब दोनों पेपर के लिए दो, आप चाहे तो मतलब हिंदी इंग्लिश के साथ साथ और भी बहुत लैंग्वेज होती है, जैसे संस्कृत, उर्दू, बहुत सी हैं। बट मेरा ये था कि मेरे हिंदी इंग्लिश ही पढ़ी है, मतलब एमपी से हूँ तो दूसरी लैंग्वेज ज्यादा पढ़ी नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश लिया था। तो हिंदी में ये है कि 15 नंबर के पैसेज आते हैं, मतलब 2 पैसेज आते हैं। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है तो एक आपका पद्यांश आएगा, मतलब पोएम आएगी, कविता, और एक पैसेज होगा। और अगर लैंग्वेज 2 अगर आपने लिया है हिंदी, तो आपके दोनों पैसेज ही होंगे। और उसमें से मतलब व्याकरण का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं व्याकरण के, तो वो भी पैसेज से होते हैं, अलग से नहीं आते। अच्छा, मींस मेनली जो हमारा मोटिव, वो एक तरह कैसे सेंटर ऑफ जो क्वेश्चन का पूरा पॉइंट है वो पैसेज ही होगा, मींस हमें पैसेज पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो आपने क्या कोई खास स्ट्रेटजी फॉलो करी पैसेज को पढ़ने के लिए, पैसेज का आंसर करने के लिए? वैसे खास तो नहीं, पर हाँ प्रैक्टिस बहुत की। मतलब स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन किए स्पेशली पैसेज, तो बहुत गलत होते थे और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था जी। तो उसके लिए ये था कि रोज एक पेपर लगाया हमने टेक्स्ट बुक से, तो उसमें क्या डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइडेड थे, तो उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिली। प्लस टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प मिली, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था पैसेज में, इसलिए एग्जैक्टली पैसेज को पढ़ना और फिर उसके बाद उसकी आंसरिंग करने में काफी टाइम लगता है। और ऐसी कंडीशन में कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि दोबारा हर क्वेश्चन पढ़ के फिर वापस पैसेज पे जाते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पे जाते हैं, तो वो फिर एक्स्ट्रा टाइम टेकन हो जाता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा बाकी बच्चों के इन्फॉर्मेशन के लिए, कि लैंग्वेज जब हमें चुनना होता है तो जनरली जैसे इंग्लिश और हिंदी ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं। तो वहां पर एक चीज ये ट्रिक कह सकते हैं, या इक्षिता इस पर मोहर लगाएंगे अपनी, कि पहले अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज को इंग्लिश सुनते हो तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज में पोएम भी आती है, और पोएम का आंसर कर पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाकी के अपेक्षा टफ हो जाता है, गद्य की अपेक्षा टफ हो जाता है। तो जनरली ऐसा करें, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी सजेशन हो सकता है, और जो पुराने बच्चे हैं वो इस बात को अवगत होंगे, जानते होंगे, या नहीं है तो जान लें कि अगर पहली लैंग्वेज में आप हिंदी चूज करते हो तो अपेक्षा इससे कि अगर पोएम आएगी तो वो हिंदी की पोएम आएगी, और हिंदी की पोएम के आंसरिंग करना इंग्लिश की पोएम की अपेक्षा ज्यादा आसान होता है। तो इक्षिता, इसमें भी आपने कुछ स्ट्रेटजी लगाई थी, ऐसा कुछ? यस सर, एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से, तो सर पहले मुझे ऐसा लगा था कि मुझे लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेना चाहिए जी। बट फिर जब मुझे बाद में पता चला इस बारे में कि पोएम आती है लैंग्वेज 1 में, तो इसलिए मुझे लगा कि इंग्लिश वैसे मेरी अच्छी है पर हिंदी ज्यादा बेटर है, इसलिए अगर आपकी हिंदी ज्यादा अच्छी है तो उसे आप लैंग्वेज 1 लें, क्योंकि पोएम के आंसर करना, मतलब कविता के हिंदी में इजी पढ़ते हैं और इंग्लिश में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, और हिंदी में काफी अच्छे नंबर गेन किए हैं आपने फिलहाल। तो लैंग्वेज 1 आपका हिंदी था ना?
बहुत बढ़िया। यस एंड एक और था, जिसे अभी बात करें मैथमेटिक्स के, मैथ में आपने काफी अच्छे नंबर गेन किए हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पैसेज के साथ ग्रामर पोर्शन भी होता है? सर जो पैसेज होता है उसमें 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स ये आते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच के मेरे बैच में तो मतलब जब मैंने दिया था मेरा पेपर में तो नहीं थे, पर और जो मैंने देखे थे प्रीवियस पेपर्स उसमें आए थे, मतलब फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार हिंदी में। तो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। ओके, 2 से 3 मतलब उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको मतलब ग्रामर के क्वेश्चन उसी में से निकाल के देते हैं। जनरली जैसा एग्जाम में होता है कि पैराग्राफ से ही उसके पैराग्राफ के क्वेश्चन या फिर ग्रामर के क्वेश्चन बन जाते हैं। टोटल जो ड्यूरेशन रहा आपका, चूंकि आपने कहा कि आपका पहला अटेम्प्ट था, आई थिंक ये पहला ही अटेम्प्ट आपका एग्जाम का था, क्योंकि अभी आपने बीएड परसुइंग किया, तो पहला अटेम्प्ट जब आपने, चूंकि बहुत स्टार्टिंग बीएड से किया है, आपका 4th सेमेस्टर, शुरुआत तभी से शुरू कर दिया है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने एग्जाम के प्रिपरेशन की शुरुआत करी? क्योंकि जिस तरह के नंबर्स आपने गेन किए हैं, आई थिंक ये एक लंबी तैयारी है या फिर आपने कुछ खास स्ट्रेटजी कम समय में करने के लिए की? नहीं सर, कम टाइम में, मतलब 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन थी मेरी। ओके, ओनली 3 से 4 महीने, बहुत बढ़िया। yes, मतलब इतना कम टाइम आपने, जनरली जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो एक लंबा टाइम लेते हैं, ड्यूरेशन लेते हैं हमें चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, और लगता भी है, क्योंकि अगर आपको 0 लेवल से करना है तो आई थिंक टाइम तो लगता भी है। लेकिन 3 से 4 महीने में आपने काफी अच्छे नंबर गेन किए हैं फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर में, और सब्जेक्टिव अगर देखा जाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वो भी काफी अच्छे नंबर है। तो ऐसी बाकी से हिंदी के लिए आपने बताया, इंग्लिश के लिए बताया, ऐसा मैथ्स में और सीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर सीडीपी का रोल ज्यादा है, और आपने अभी बताया कि जो पोर्शंस है वो इंग्लिश और हिंदी, मतलब हर सब्जेक्ट के वो 15-15 डिवाइड होते हैं। तो इसमें ऐसी कंडीशन में सीडीपी का जो वेटेज है वो तो काफी ज्यादा होता है। अक्षिता? यस सर, 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी पेडागोजी से 15-15 मार्क्स की होती है, बाकी 15 का कंटेंट होता है। तो जब स्टार्ट किया था ना, तो सबसे ज्यादा टफ सीडीपी लगा था, क्योंकि 12th तक, इनफैक्ट ग्रेजुएशन में भी सीडीपी कहीं नहीं था जी। बाकी सब्जेक्ट मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो ऐसा लगा था सीडीपी सबसे टफ होने वाला है। पर जब पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा इजी सीडीपी लगा उसमें, क्योंकि जो बीएड का सिलेबस था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कॉलबर्ग, पियाजे, इन सब के हमने पढ़े हुए हैं जो बीएड में थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो सीडीपी है उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं, मतलब आप बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, उनकी वीकनेस को आप कैसे दूर करेंगे, कैसे उनको मोटिवेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एज अ टीचर, अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपको क्वालिटीज पता होनी चाहिए टीचर की क्या है। तो बस अगर आप में वो क्वालिटीज है तो सीडीपी बहुत इजीली आप कर लेंगे कवर। इक्षिता, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि हर सब्जेक्ट में ही पेडागोजी होती है, यानी हिंदी की पेडागोजी होती है, इंग्लिश की पेडागोजी होती है, मैथ्स की भी होती है, और 30 नंबर्स के आपने पेडागोजी के अलग बताए। तो क्या ये जो पेडागोजी का सेक्शन है जहाँ पे 30 नंबर की पेडागोजी आ रही है, वो और एक जो आपने हर सब्जेक्ट की बताई, आई थिंक ये सीडीपी है, वो पेडागोजी अलग है कुछ, या फिर इसको पढ़ के ही हम उसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा कुछ? तो कुछ टॉपिक्स अलग है सब्जेक्ट पेडागोजी के, बट मैक्सिमम सेम है। मतलब अगर आपकी सीडीपी स्ट्रांग है तो वो सब्जेक्ट पेडागोजी में भी बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक जहां से आपने तैयारी करी, आपने क्या किया सब्जेक्ट वाइज, जो पेडागोजी हिंदी के लिए जो है, इंग्लिश के लिए है, मैथ्स के लिए, तो उसमें क्या डिफरेंशिएशन है? और दूसरी चीज है कि आपने क्या किया उसको तैयार करने के लिए, कैसे बच्चे तैयार करें जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी? तो मैंने सबसे पहले तो मतलब सब्जेक्ट कंटेंट को तैयार किया था पहले मैंने, उसके बाद सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़ने से पहले मैंने सीडीपी कंप्लीट की। क्योंकि उसमें अगर आप डायरेक्ट सब्जेक्ट पेडागोजी करते हैं तो वो टफ पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप सीडीपी कंप्लीट करें, उसके टॉपिक्स को करें। एंड प्लस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के अलग हैं, जैसे मैथ्स है, तो मतलब मैथ्स की अलग है, हिंदी इंग्लिश में देखा जाए तो उसमें आपको ये बताना, मतलब मेथड्स बताने होंगे कि आप हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, इंग्लिश, तो ये सारी चीजें आती है पेडागोजी में। मैथ्स का अलग है, उसमें सम वगैरह होते हैं। तो इसलिए मैंने ये भी किया कि जो टेक्स्ट बुक का मैंने पास लिया था उसमें मैंने प्रैक्टिस करती गई। फिर जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, टॉपिक्स जो नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी समझ, तो उनकी वीडियोस मैंने ज्यादा देखी। जैसे सुपर कोचिंग में भी काफी अच्छे से पढ़ाया है, बट जो टॉपिक्स मेरे डाउट जिनमें ज्यादा था तो उनकी वीडियोस पे रिपीट करी मैंने। गुड, डेफिनेटली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का एक जो ध्येय है, एक जो हमारा उद्देश्य है कि आप सबको बेहतर गाइडेंस मिल पाए,
वो लगातार कोशिश करते हैं हम लोगों को, तो आपको बेहतर मिलना ही चाहिए, उसमें कोई दोहरा नहीं है। आपने दो चीज़ों का जिक्र किया यहाँ पे इक्षिता, एक टेक्स्ट बुक पास का, यानी पास जिनको बाकी बच्चों को बता दें जो नहीं जानते, पास टेक्स्ट बुक का पास मीन्स आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड जहाँ पे किया जाता है, और एक सुपर कोचिंग मैम ने कहा तो वो सुपर कोचिंग मीन्स जहाँ पे उन्होंने वीडियोस देखी, जहाँ पे उन्होंने क्लासेस देखी। तो क्लासेस जहाँ पे वीडियो क्लासेस उन्होंने देखी वो तो पोर्शन हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्सर हम सुनते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी सारे मिल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका मॉक और प्रीवियस पेपर का जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराता है आपको, उसका कितना रोल रहा एग्जाम में? आपने खुद एग्जाम दिया, आपने अच्छे नंबर गेन किए, तो आपको क्या लगा एग्जाम में कि कितना रोल रहा उन चीजों का आपके एग्जाम में? तो सीटीईटी का जो पेपर है उसमें प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। मतलब मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट मेरा टेस्ट दिया था उसमें टेक्स्ट बुक पे, तो मेरे 93 मार्क्स आए थे जी ओवरऑल। उसके बाद जैसे जैसे मैं मतलब ऐसा था लास्ट के 1 मंथ मैंने हर दिन एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर लगाया उसमें टेक्स्ट बुक में रोज। तो जैसे जैसे मैं लगाती थी मेरे मार्क्स इंक्रीज होते गए। और सबसे बेस्ट बात ये है कि सिर्फ आंसर नहीं बताते टेक्स्ट बुक पे, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी होता है, रीजन होता है कि ये आंसर है तो क्यों है। और अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं जब पेपर लगाते हैं, तो वो सिर्फ ये देखते हैं मेरा आंसर सही है या गलत, पर बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं उनको नहीं देखते हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस तो देखें पर साथ में ऑप्शंस भी देखें, ये अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता तो आंसर क्या होता। तो टेक्स्ट बुक पे वो सारा भी प्रोवाइडेड था, तो मैंने वो भी लगाया और उससे भी काफी हेल्प मिला। और मेरे जो लास्ट के टाइम पे जो थे मार्क्स जो आ रहे थे टेक्स्ट बुक पे, वही मेरे फाइनल मार्क्स भी आए। गुड, बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छी बात इक्षिता आपने बताई कि जब हम मॉक देते हैं तो एक तो चीज पहले हम यहाँ पे ऐड ऑन कर दें कि जब बाकी जो बच्चे मॉक देते हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, मॉक देने का एक अपना एक तरीका है। हम ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं बच्चों को कि वो लापरवाही करते हैं, मॉक देते समय हम कुछ और कार्य में भी कर रहे हैं, कुछ और एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है या बाकी चीजें। तो पहली चीज तो मॉक को ये इट शुड बी जस्ट लाइक अ रियल एग्जामिनेशन, आपको एक रियल एग्जाम की फील की तरह मॉक देना है। पहली चीज तो आप ये कीजिएगा। दूसरा, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब आप मॉक देते हो तो जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं उनको हमारा आंसर मिल गया, बात खत्म है, हमने ये आंसर लगा दिया, बात खत्म है। नहीं, आंसर, इसीलिए टेक्स्ट बुक हमेशा हर मॉक में या जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड होता है उसमें भी क्वेश्चन के साथ जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी पूरी डिटेलिंग देता है, ताकि आपको, क्योंकि क्या जरूरी नहीं है ना कि जिस प्रश्न को आप पढ़ रहे हो वही आपके एग्जाम में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन पढ़ा है हमने उस ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। तो ये चीज, इसलिए मॉक सबसे जरूरी है। और अक्षता जैसा कि बता रही कि मॉक उनके इस अच्छे स्कोर में भी काफी हेल्पफुल रहे। अब यहाँ पे एक चीज और अक्षता, लास्ट में कुछ पॉइंट्स और मैं डिस्कस करूंगा। पहली चीज ये कि आप जैसे इतना सारा कुछ हमने बात किया, हालांकि वो बच्चों के लिए ही है, लेकिन अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे, जिनको जो अभी शुरू कर रहे हैं, जिनको पहली बार अभी बीएड इन्होंने अभी स्टार्ट किया, क्योंकि इस समय टीचिंग का काफी क्रेज भी है, काफी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं और ये काफी अच्छा करियर भी है, करियर गोल भी काफी अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें? वो अभी ग्रेजुएशन शुरुआत की उन्होंने, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी जस्ट बीएड करने वाले, वो क्या करना चाहिए? या वो बच्चे जो जिनके दिमाग में फिक्स है कि हमें टीचर ही बनना है बट अभी बहुत पीछे, अभी शुरुआती इंटर 12th किया है, अभी फर्स्ट ईयर में, उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि 6 to 8 के नोट्स आपको बनाने चाहिए। मतलब अगर आपका है कि सीटेट देना है तो 6 to 8 के, पर्सनली मैंने नोट्स बनाए थे सारे, मतलब नोट्स अवेलेबल थे मेरे पास, बट खुद के जो नोट्स होते हैं ना, सेल्फ नोट, मुझे सबसे ज्यादा लगा कि वो इम्पोर्टेंट है। तो आप खुद के नोट्स बनाइए। मैंने एनसीईआरटी वापस से पढ़ी थी 6 to 8 की, अगर पॉसिबल हो सके तो अरेंज हो सके तो ठीक है, वरना ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही सही सारी बुक्स, तो ऑनलाइन कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले सिलेबस देख लीजिए पूरा, मतलब क्या आपको इजी लग रहा है, कौन से टॉपिक से आप फैमिलियर हैं, तो एक आइडिया वहां से मिल जाता है कि आपको किन टॉपिक पे मेहनत करनी है। प्लस ऐसा नहीं कि आप पहले पूरा सारा पढ़िए उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। मतलब मैंने ऐसे किया था, जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स होते गए मैं टेस्ट लगाती गई, तो उससे मुझे आइडिया मिल गया कि मेरे ये टॉपिक्स में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है या कौन से वीक पॉइंट्स हैं। तो आप अपने वीक पॉइंट्स पे मेहनत कीजिए, प्लस जो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रांग है तो उनपे आप, मुझे लगता है, और ज्यादा मेहनत कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि जो टफ सब्जेक्ट होता है हम उन पे मेहनत करते रहते हैं और जो हमारा ऑलरेडी अच्छा होता है एंड में जाके हमारे मार्क्स उसी में कम हो जाते हैं। मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, इक्वल अटेंशन देना जरूरी है।
कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा होता है जिस सब्जेक्ट में, हम उसी पर लगे होते हैं, बाकियों पर नहीं होते, या फिर कई बार ऐसा उसका उल्टा होता है कि जो हमारा अच्छा होता है सब्जेक्ट, हम उस पर ध्यान नहीं देते कि यार ये तो हम कर ही लेंगे। तो इक्वल अटेंशन सब पे देना है आपको, ताकि कोई भी चीज़ जब एक लंबे ड्यूरेशन तक आपसे दूर रहती है तो फिर वो भूलने लगती है। तो सबको बैलेंस करने के लिए इक्वल अटेंशन देना पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैम ने आपको एक बार दोबारा बताया कि शुरुआत एनसीईआरटी, बहुत अच्छा, कई बार मैम ने इस चीज़ को मेंशन किया और मैं दोबारा फिर से कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल निभाती है यहाँ भी, और आगे जाके जब आप मेंस का एग्जाम दोगे, यानी हर अलग अलग सेक्टर में जब आप टीचिंग के जाओगे, वहाँ का जो मेंस एग्जाम होता है, चाहे केवीएस हो, चाहे आपको जो भी एग्जाम्स है, सुपर टेट के एग्जाम जैसे स्टेट टेट में होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कि आपको एनसीईआरटी अगर अच्छी तैयार है तो। एक चीज़ और अक्षिता ने बहुत बढ़िया कहा कि 6 to 8 का जो आपका है सिलेबस एनसीईआरटी का, वो आप एटलीस्ट कम से कम तैयार करके रखें, ताकि आगे चल के आपको दोबारा उस पर मेहनत ना करना पड़े। एक पॉइंट और ऐड करूंगा अक्षिता, अगर आप बता पाए बच्चों को मेरे, जैसे अभी सीटेट आपने क्वालिफाई कर लिया, तो अब इसके बाद जो टीचिंग करियर जो बच्चे चुनना चाहते हैं, या आप स्वयं टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से एग्जाम आगे देना होगा उन्हें, या किसके लिए प्रिपरेशन करें आगे बच्चे? तो केवी के दे सकते हैं आप एग्जाम, केवीएस, DSSS, यस सर, यूपी टेट, क्योंकि इन सब में सीटेट मांगते हैं, मतलब कंपलसरी है। तो अगर आपने ये ऑप्शन है, क्वालिफाई कर लिया है तो आगे आप जाने के लिए आप DSSB में जा सकते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में जो फॉर्म्स आते हैं उनमें जा सकते हैं, उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फिर एक एग्जाम वहाँ पे और देना पड़ेगा, बाकी इंटरव्यू और डेमो देना पड़ेगा। बाकी स्टेट टेट में भी आपका सीटेट एलिजिबल है, जैसा कि बता रही कि यूपी टेट उन्होंने नाम लिया, इट मीन्स कि स्टेट टेट में जो है जो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वहाँ भी सीटेट जो है एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, तो आप किसी भी स्टेट में भी दे सकते हैं। इक्षिता, एम आई राइट? तो सारे स्टेट तो नहीं, पर हाँ यूपी में, असम में यहाँ मांगते हैं। अच्छा। मतलब मैं एमपी से हूँ तो यहाँ तो नहीं है, हाँ, यहाँ एमपी टेट अलग होता है। एग्जैक्टली एमपी टेट में वर्ग 3, वर्ग 2 और जो वर्ग एग्जाम होते हैं वो अलग तरह से होते हैं। तो फाइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इक्षिता, और काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपने पास करी, जो आगे जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं या जो बच्चे अभी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, आप बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपकी ये इन्फॉर्मेशन। एंड ऑल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, जो अभी ये जर्नी है। अच्छा, एक पॉइंट और, आप इसके बाद जो अभी आपका जर्नी है, इसके बाद कौन सा एग्जाम, भी जस्ट चूंकि आप एग्जाम दे रही हैं, तो इसके बाद अगला कौन सा एग्जाम होगा जो आप देना चाहती हैं और जिसमें आपको अपीयर होना है? एमपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं भी। ओके, आप एमपी से हैं और एमपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, तो फिर एक पॉइंट तो ऐड और करना चाहिए इक्षिता, कि आप थोड़ा सा बच्चों को जानकारी दें कि जो एमपी टेट, जो एमपी से बच्चे हैं, जो आपके राज्य से बच्चे हैं, वो अगर एमपी टेट देना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं इसमें भी, क्योंकि आप इसकी एस्पिरेंट्स हैं। सर, एमपी टेट का सिलेबस थोड़ा बहुत अलग है, मतलब इसमें ये है कि सब्जेक्ट कंटेंट ज्यादा है, 120 मार्क्स का मेरा मैथ्स है, मतलब तो 120 मार्क्स का आपका सिर्फ मैथ्स आता है, और बाकी जो सीटेट था उसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मतलब सबका इक्वल वेटेज था, सब 30 मार्क्स के थे। बट मुझे ऐसा लगता है सीटेट करने के बाद जो मेरा 30 मार्क्स का जनरल एक पेपर होता है, मतलब 150 का होता है टोटल एमपी टेट का, तो उसमें जो 30 मार्क्स हैं वो तो इजीली सीटेट, मतलब उसमें जो सीटेट में मैंने पढ़ा है उससे इजीली कवर हो जाएगा ये 30 मार्क्स का पोर्शन। और मैथ्स भी जहाँ तक मुझे लगता है टॉपिक्स काफी सिमिलर हैं सीटेट और एमपी टेट के। मुझे लगता है अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे तो ये एमपी टेट में भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। डेफिनेटली। और जो बच्चे थोड़ा सा इस चीज से अनभिज्ञ होने में क्लियर कर दूं कि जैसे मैम ने कहा कि 150, तो उसमें क्या होता है, एमपी टेट के जो वर्ग 2 के एग्जाम्स होते हैं, इसके वैकेंसीज अभी आई, तो उसमें क्या होता है 30 का जनरल पेपर होता है आपका, बाकी 120 क्वेश्चंस का एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, जो कंसर्न सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है उसका पेपर होता है, जिसके आप टीचर बनना चाहते हो। तो ये पूरी कहानी है उसकी। फिलहाल तो एमपी टेट की डिटेल के साथ फिर हम वापस लौटेंगे, इक्षिता को फिर दोबारा हम परेशान करेंगे इनके जब एमपी टेट इन्होंने फाइनल किया होगा उस समय। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच इक्षिता इन सब के लिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट आपकी अगली जर्नी के लिए। और बाकी जो छात्र हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि बस लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में, और जब अनवरतता यानी जो आपकी कंटिन्यूटी है वो लगातार बनी रहती है तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलती है, जिस तरह से इक्षिता या ऐसे लाखों बच्चे जो सफल हो रहे हैं टेक्स्ट बुक परिवार से, टेक्स्ट बुक परिवार के गाइडेंस से। तो टेक्स्ट बुक हमेशा आपके साथ है, बस आप लगे रहिए, चलते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू इक्षिता, थैंक यू सो मच।